नमस्कार दोस्तों। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, उसके बाद क्या परिस्थितियां थी भारत में, क्यों उनको जरूरत पड़ी कि वो पूर्वी देशों में आए अपना व्यापार करने, और यहाँ की उनकी परिस्थितियां किस तरह से उनके अनुकूल थी और किस तरह से उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे स्थापित किया, बाद में शासन भी किया। और सॉरी दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पे पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो। हर जगह उन्होंने कोठियां बनाई और व्यापार करना शुरू कर दिया। लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे सफलतापूर्वक व्यापार किया। इस तरह से हमने देखा कि पुर्तगाली आए, व्यापार किया और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। और हमने पतन के बारे में पिछले लेक्चर में देखा। तो अब आइए देखते हैं कि अगले जो यूरोपीय आते हैं कौन होते हैं और उनकी क्या क्या नीतियां होती हैं, उनका क्या कार्यकाल होता है और फिर आके वो क्या करते हैं। तो अगले जो आते हैं वो आते हैं डच। डच का आगमन होता है। डचों का आगमन, डच कह लीजिए, डचों कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब 16वीं शताब्दी शुरू होती है तो उसमें जो डच रहते हैं, डचों के जो व्यापारिक होता है और उनका जो वाणिज्यिक होता है और जो सैन्य व्यवस्था होती है, उनमें बड़ा परिवर्तन होता है। वो लोग उसमें बहुत प्रोग्रेस करते हैं, उन्नति करते हैं। तो इस तरह से जब उनकी सारी चीजें उन्नति पे होती हैं तो फिर उसी समय देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में उन लोग पूरा एकदम डेवलप हो जाते हैं, डेवलप करना शुरू कर देते हैं और काफी संपन्न हो जाते हैं। और उसी समय जब हम ये देखते हैं कि आखिर डचों का इंटेंशन कैसे हुआ, क्यों वो प्रेरित हुए कि नहीं हम भी चलते हैं, हम भी पुर्तगालियों की तरह सीधे भारत से व्यापार करते हैं, क्योंकि पुर्तगाली सीधे यहाँ से व्यापार करते थे। तो रीजन क्या था कि आखिर क्या कारण था कि वो लोग भी आने के लिए प्रेरित हुए। तो देखा जाए तो उनके लिए मेन रीजन था पुर्तगाली। क्योंकि होता क्या था कि जो पुर्तगाली थे ये यहाँ पे जितने भी पूर्व में यहाँ पे, चाहे वो कालीकट हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे जावा द्वीप हो, चाहे जहां भी हो, यहाँ से वो काली मिर्च और ढेर सारी चीजें लेके जाते थे और पुर्तगाल के लिस्बन में ले जाते थे। और तो पुर्तगाल के जब लिस्बन में, मान लीजिए ये है, मान लीजिए हमारा एशिया है, ठीक। और ये हमारा साउथ अफ्रीका है, बस मान लेते हैं, बाकी वो नहीं है। तो यहाँ पे गल्फ कंट्री हो जाती और ये जो देश होते हैं ये हैं, ये यूरोप के देश हैं। जैसे यहाँ पे लिस्बन है, पुर्तगाल का लिस्बन, मान लीजिए पुर्तगाल है। और ये मतलब गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है। ये अफ्रीका हमारा हो गया और ये एशिया है, ठीक। तो यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप है, जावा द्वीप है और मलक्का वगैरह है। मतलब सारे जो द्वीप हैं यहाँ पे हैं। तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने यहाँ से सामान खरीदते थे, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जो भी हो, ढेर सारी चीजें यहाँ से लेके जाते थे यहाँ लिस्बन में। तो जब पुर्तगाली लिस्बन में लेके जाते थे यहाँ से, क्योंकि इस पे उनका पूर्ण तरह से अधिकार था, यहाँ से कोई और व्यापार नहीं कर सकता था उसमें। तो जब यहाँ लिस्बन में लेके जाते थे तो यहाँ से जो डच होते थे, डच व्यापारी जो होते थे, वो ट्रेडर्स का काम करते थे। मतलब कि वो लोग यहाँ से सामान पूरे यूरोप में पहुंचाते थे, एंटवर्प तक। मतलब यूरोप में जो भी जरूरतें होती थी सामानों की, जहां जहां यूरोप में मांग होती थी, ये लोग जितने भी डच व्यापारी थे, तो ये लोग
ट्रेडर का काम करते थे और ले जाके पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से जो डच थे, क्योंकि ट्रेडर क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए उनकी सामान उनकी ले जाने की ज़िम्मेदारी है, तो होता है कि फिर सामान को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सामान लूटना नहीं चाहिए, कोई उसे छीने ना, वो सही जगह पे सही समय पे पहुँचाना होता था। तो इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए जो डच थे, उनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। क्योंकि भाई अगर सामान लेके जा रहे हैं, अगर उनकी सैन्य व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो रास्ते में कोई भी लूट सकता है, तो सही तरह से चीज़ों को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। तो जो डच थे, तो इस तरह का काम ट्रेडर का काम करते-करते उनकी जो सैन्य व्यवस्था थी बड़ी मजबूत हो गई थी। तो इस तरह से जब यहाँ से ये लोग पूरा सामान पहुँचाते थे, तो भाई उनको भी लगता था कि हाँ ठीक है, हम पहुँचाते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो इन लोगों को डचों को लाभ होता था, वो पुर्तगालियों के लाभ के बाद उनको थोड़ा बहुत लाभ हो जाता था। लेकिन होता क्या है कि कैसी परिस्थितियाँ बनी, किस तरह का ऐसा रीज़न हुआ कि डच भी सोचे नहीं भई हम भी चलो चलते हैं। तो होता क्या है कि जब ये क्योंकि पुर्तगालियों का जो व्यापार रहता है, वो यहाँ से जो हिंद महासागर था, तो हिंद महासागर से जब उनका व्यापार होता था तो भई जहाज बड़े-बड़े जहाज उनके पास होते थे और उन जहाज़ों को संचालित करने के लिए उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत ज़्यादा ईंधन लगता था और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कर्मचारी लगते थे। लेकिन उसी समय की एक बात होती है कि जो डच होते हैं, उन्होंने एक फ्लोटशिप नाम का जहाज बनाया, जो कि बहुत हल्का था, कम ईंधन खाता था और उसमें कम कर्मचारी भी लगते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो डच थे उनके पास पुर्तगालियों से अच्छे जहाज थे। और बाद में एक चीज़ हम देखे हैं कि जो यूरोप वासी थे, वो अपने व्यापार के लिए किसी भी देश का शोषण कर सकते थे, क्योंकि उनको उनका मेन एजेंडा होता था कि हमको व्यापार करना है, फिर उस एवज़ में अगर किसी देश का नुकसान हो जाए, चाहे उसका शोषण हो, उससे मतलब नहीं होता था। क्योंकि उस समय क्या था कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था और पुनर्जागरण के फलस्वरूप जितने भी यूरोपीय देश थे, सब एकदम पैसे से, टेक्नोलॉजी से, हर चीज़ से सब एकदम संपन्न थे। सब अपने आप में मजबूत थे। तो इस तरह से यूरोप में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि नहीं, जब हम इनसे कम नहीं हैं, तो फिर हम इनसे दबे क्यों? हम इनसे पीछे क्यों? अगर ये भाई जाके वहाँ से व्यापार करके लाभ कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जाएँगे। तो इसी तरह से डचों ने भी सोचा कि हमारे पास पैसा भी है, हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, हमारी जो सैन्य व्यवस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। हम लोग पुर्तगालियों से मजबूत हैं, तो फिर क्यों ना भई, क्यों ना हम भी चलें? तो यही रीज़न बनता है कि जो डच रहते हैं, जो डच होते हैं, ये भी आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले वो जाते हैं इंडोनेशिया द्वीप पे, वहीं से इनका व्यापार शुरू होता है। तो ये तो रही कि कौन-सी परिस्थितियाँ बनी कि डचों का जो है व्यापार करने का जो प्रेरणा हुई, यहाँ से हुई। क्योंकि होता है ना कि भई आप कह सकते हैं कि वहाँ पे है, आप ये लोग यहाँ से ले जा रहे हैं और आप वहाँ से लेके यूरोप में पहुँचाइए, आपको भी फ़ायदा मिल रहा है, इनको भी फ़ायदा मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? लेकिन डच ने कहा कि नहीं, क्योंकि जो पुर्तगाली थे यहाँ से जब ये सामान ले जाते थे, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे जो भी हो, तो इनको यहाँ तक ले जाने में एकदम शुद्ध लाभ प्राप्त होता था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था और जो डचों को होता था, उनको बहुत ज़्यादा नहीं होता था। इन लोगों के टैक्स से जो भी बचता था फिर अपना उनको फ़ायदा होता। तो इस तरह से डच सोचे कि जब भई हम किसी भी एवज़ में इनसे कमज़ोर नहीं है पुर्तगालियों से, तो क्यों हम लोग भी ना चलें, वहीं से डायरेक्ट व्यापार करते हैं, हम भी अच्छा लाभ कमाते हैं। तो इस तरह से परिस्थितियाँ बनती है कि डच भी भारत में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि डच पहले कौन-सा डच आया, क्या हुआ? तो आइए देखते हैं कि डचों का आगमन कैसे होता है।
जो पहला डच रहता है वो उसका नाम रहता है कार्नेलियस दी हाउटमैन, जो कि आता है 1595 ईस्वी में। तो जब वो 1595 ईस्वी में आता है, 1596 ईस्वी में दोस्तों, 1596 में जब वो आता है तो सबसे पहले उसका व्यापार बंटान और सुमात्रा द्वीप से वो करता है। जब वो बंटन और सुमात्रा द्वीप से जो व्यापार करता है तो उसको लगता है कि यार अगर हम लोग यहाँ से व्यापार करें तो हम लोग पुर्तगालियों से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए उसी समय वहां की संसद आगे आती है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। अच्छा, नीदरलैंड की संसद, वही हालैंड जो भी बोलते हैं, जहाँ से डच आए थे। तो फिर नीदरलैंड की संसद आगे आती है और 1602 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करती है और एक कंपनी का गठन करती है, जिसका नाम रहता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसकी वैल्यू रहती है 65 गिल्डर और उसके जो बोर्ड रहता है उसमें कुल 17 मेंबर रहते हैं। तो इस तरह से जब वहां की संसद एक कंपनी गठित कर दी है और इन लोगों को ये मतलब प्रस्ताव पारित करके, मतलब कि प्रस्ताव पारित करती है कि तुम लोग 21 साल तक व्यापार कर सकते हो। और उसने कहा कि ठीक है, उस व्यापार के दौरान अगर तुमको संघर्ष करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, भूमि का अधिग्रहण करना पड़े या फिर युद्ध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो तुम लोगों को पूरी छूट है। फैक्ट्री बनाना पड़े, एनी एनी हाउ तुम व्यापार करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुम लोगों को पूरी छूट है। क्योंकि भाई जैसे ये लोग व्यापार करने आए तो जरूरी थोड़ी है कि पुर्तगाली वहां पे अपना व्यापार स्टेब्लिश कर चुके हैं तो इन लोगों को व्यापार थोड़ी करने देंगे, संघर्ष तो होगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वहां की जो सरकार रहती है 21 वर्षों के लिए इन लोगों को अनुमति देती है कि ठीक है जाओ, और एनी हाउ चाहे जो करना पड़े, ठीक है तुम लोग व्यापार करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुर्तगाली आते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक चीजें कि आखिर पहले कौन आता है और क्या करता है। तो फिर आपको हम बताते हैं। तो देखते हैं कि डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो दोस्तों इस एवज में सबसे पहले आता है कार्नेलियन हाउटमैन, जिसका नाम रहता है कार्नेलियस। जो पहला आता है कार्नेलियस, कार्नेलियस दी हाउटमैन, हार्टमैन बोल दो, हाउटमैन। ये आता है दोस्तों 1596 ईस्वी में, लगभग 100 वर्षों बाद पुर्तगालियों से। और जब ये आता है तो दूसरी चीज करता है कि ये पहली बार व्यापार सुमात्रा और बंताम द्वीप से करता है, सुमात्रा और बंताम द्वीप से। बंताम द्वीप से व्यापार करता है पहली बार। तो जब ये यहाँ से दोस्तों व्यापार करता है तो इसको ये लगता है कि यार अगर पुर्तगाली यहाँ से व्यापार कर रहे हैं और हम लोग भी व्यापार करेंगे तो पुर्तगालियों से अच्छा हम लोग कर लेंगे। तो फिर इसी की जो प्रोग्रेस को मतलब ये जाके रिपोर्ट करता है। तो फिर नीदरलैंड की जो सरकार रहती है वो सामने आती है और 1602 में एक
कंपनी की स्थापना करती है, जिस कंपनी का नाम रहता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड की सरकार, नीदरलैंड की सरकार 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना करती है, नीदरलैंड की स्थापना करती है। ठीक है दोस्तों दोस्तों तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां की जो सरकार रहती है एक कंपनी की स्थापना करती है जिसका नाम रहता है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और इसकी स्थापना 1602 में करती है। अगली चीज क्या होती है इसमें कि भारत सहित भारत सहित पूर्वी देशों पर, भारत सहित पूर्वी देशों पर पूर्वी देशों पर 21 वर्षों तक के लिए 21 वर्षों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार देती है। इन लोगों को 21 वर्षों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार देती है, व्यापार करने का अधिकार देती है। कहती है कि ठीक है जाओ तुम लोग 21 साल तक वहां व्यापार करो, और तुम लोगों को व्यापार करने के लिए जो भी जरूरत पड़े, युद्ध करना पड़े, वहां पे किले स्थापित करना पड़े, कोठी स्थापित करना, फैक्ट्री, सब कुछ भी आप बोल लीजिए, चाहे भूमि का अधिग्रहण करना पड़े या किसी से युद्ध करना पड़े, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग व्यापार करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे आने के बाद, मतलब वहां उनकी सरकार ने उनको ये अनुमति दी कि ठीक है जाओ तुम लोग 21 वर्षों तक के लिए व्यापार करो। और जो कंपनी थी उसकी संयुक्त पूंजी दोस्तों वो थी, कंपनी की संयुक्त पूंजी, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि जो कंपनी डचों की स्थापित हुई थी उसकी संयुक्त पूंजी क्या थी, तो वो 65 गिल्डर थी, संयुक्त पूंजी 65 गिल्डर थी। और दूसरी बात दोस्तों की जो संचालन था वो संचालन 17 सदस्यों का एक बोर्ड कर रहा था। संचालन जो बोर्ड कर रहा था, संचालन बोर्ड में कितने सदस्य थे? 17 सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि नीदरलैंड की सरकार ने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और जिसकी वैल्यू थी 65 गिल्डर, और उसके एक बोर्ड था जिसमें कुल 17 सदस्य थे जो कि उस कंपनी का संचालन करते थे। तो इस तरह से उसने कहा कि ठीक है जाओ और तुम लोग 21 वर्षों तक व्यापार करो, जो भी करना पड़े करो। उसने इन लोगों को सारी छूट दे दी। तो इस तरह से हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और उसके बाद अब देखते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ पे अपना व्यापार शुरू करती है। तो आइए देखते हैं कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो इसका जो पहला व्यापार रहता है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे पहले किस द्वीप पे अधिकार करते हैं। तो क्योंकि होता क्या है कि
उसमें जो पूर्वी भाग रहता है, मतलब चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे जावा हो, चाहे सुमात्रा हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, इन सब जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया का जितना भाग होता है उस पे पूरा पुर्तगालियों का कब्जा रहता है। पूरे पे कब्जे करके वो लोग मतलब अधिकार करते हैं। और जो पुर्तगालियों की जो इकोनॉमी होती है, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ मतलब कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो काली मिर्च का व्यापार था उससे होता था। क्योंकि वो लोग काली मिर्च ले जाते थे, फिर उसको यूरोप में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उस काली मिर्च से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता था। तो इस तरह से काली मिर्च का जो व्यापार था उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था। तो जब डच आए तो वो लोग भी सोचे कि भाई अगर इन लोगों को काली मिर्च से इतना फायदा हो रहा है तो हम लोग भी तो काली मिर्च से ही व्यापार शुरू करते हैं। तो डचों का जो व्यापार शुरू हुआ दोस्तों, वो काली मिर्च से ही शुरू हुआ। तो इस तरह से, क्योंकि जो काली मिर्च सबसे ज्यादा मिलती कहाँ है, इंडोनेशिया मिलती है। तो सबसे पहले इन्होंने अपना व्यापार भारत ने इंडोनेशिया से शुरू किया, क्योंकि काली मिर्च का व्यापार करना था तो फिर इंडोनेशिया से करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पे जाते हैं और डच और पुर्तगाली दोनों में संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में डचों से लड़ाई होती है, पुर्तगालियों से ये लोग युद्ध करते हैं। और उसके बाद 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में एक अम्बुयाना द्वीप रहता, उस पर अधिकार कर लेते हैं डच। डचों का अधिकार 1605 ईस्वी में अम्बुयाना द्वीप पर हो जाता है। तो डचों का विस्तार शुरू होता है। डचों का विस्तार, भाई जब युद्ध करेंगे, जीतना शुरू करेंगे तो फिर इन लोगों का विस्तार शुरू हुआ। क्योंकि ये लोग फिर जो दक्षिण एशिया में छोटे छोटे द्वीप थे सब पे धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिए, पुर्तगालियों को कमजोर करना स्टार्ट कर दिए। तो इनका जो पहला जो इन्होंने पहले जो पहला द्वीप जीता था वो था अम्बुयाना का द्वीप। 1605 ईस्वी में अम्बुयाना के द्वीप पर कब्जा किया। अम्बुयाना के द्वीप पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो 1605 में जब अम्बुयाना द्वीप पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद फिर डच जो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर ये लोग दूसरी जगह जाते हैं जो एक जकार्ता रहता है, जकार्ता द्वीप पे जाते हैं। फिर जकार्ता की जो खंडहर भूमि रहते हैं उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और उस पर एक नगर बसाते हैं। उस नगर का नाम रहता है बैटेविया नगर। दूसरी चीज क्या करते हैं कि पहली चीज हो गई अम्बुयाना द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी चीज जकार्ता के खंडहर पर, जकार्ता के खंडहर पर कब्जा करके, खंडहर पर कब्जा करते हैं, खंडहर पर कब्जा करते हैं तथा उसी पर एक नगर बसाते हैं, तथा उसी पर ये वैटेविया वै एक मिनट वैटेविया नामक का नगर बसाते हैं और उसको अपना पूर्वी व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, मतलब व्यापार का मुख्य केंद्र बनाते हैं। बटेविया बटेविया नगर की स्थापना कब करते हैं दोस्तों? 1619 ईस्वी में। एग्जाम में पूछता है स्थापना 1619 ईस्वी में करते हैं, 1619 ईस्वी में। और इसको पूर्वी व्यापार का केंद्र बनाते हैं, पूर्वी व्यापार का केंद्र बना देते हैं।
अगला जो इन लोगों का होता है कि उसी क्रम में ये लोग जितने भी दक्षिण एशिया में द्वीप रहते हैं उनको धीरे धीरे डच पुर्तगालियों से छीनना शुरू कर देते हैं। जैसे मलक्का को जब पुर्तगाली आए थे तो 1511 में जीता था। तो जब ये लोग आए तो 1611 में पुर्तगालियों से छीन लिए। तो 1641 ईस्वी में 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं डच। मलक्का पर डचों का अधिकार हो जाता है। डचों का अधिकार हो जाता है। इस तरह से जितने भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं ये लोग उसको जीतना शुरू कर देते हैं पुर्तगालियों से। इस तरह से पुर्तगालियों की जो स्थिति होती है उसको कमजोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों और देखते हैं कि इसी क्रम में 1658 ईस्वी में सीलोन पर अधिकार कर लेते हैं। 1658 में सीलोन, जिसको कि अब श्रीलंका कहा जाता है, सीलोन पर अधिकार हो जाता है, इनका अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पुर्तगाली वो डच आए और पुर्तगालियों से धीरे धीरे छोटे छोटे जो द्वीप थे दक्षिण एशिया में उनको जीतना शुरू कर दिए और वहां से उनको कमजोर करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 1659 में तंजौर को जीत लेते हैं। तंजौर पर अधिकार कर लेते हैं। तंजौर, तो दोस्तों ये रहा कि पूर्वी भाग में, भारत पे नहीं, अभी ये भारत का नहीं बता रहे हैं, ये जो पूर्वी थे जैसे मलेशिया था, इंडोनेशिया था, जावा था, सुमात्रा था, थाईलैंड था, तो वहां पर इनका जब व्यापार होता है तो इस तरह से 1659 में तंजौर पर अधिकार करते हैं। 1605 में अम्बोयाना के द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं और जकार्ता के खंडहर पर कब्जा करते हैं और उस पर बटेविया नगर की स्थापना करते हैं 1619 में और उसे अपनी पूर्वी व्यापार का केंद्र बना लेते हैं। और इसी क्रम में 1641 में मलक्का पर डचों का अधिकार हो जाता है और फिर 1658 में सीलोन पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्वी क्षेत्र था वहां पे डचों का काफी प्रभुत्व हो जाता और धीरे धीरे पुर्तगालियों की जो स्थिति रहती है वो कमजोर होती चली जाती है और ये डचों का व्यापार ठीक ठाक चलने लगता है। तो दोस्तों क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आइए देखते हैं कि ये भारत पर कहाँ कहाँ इनकी कोठियां बनी थी और किन किन जगहों से इनका व्यापार भारत से चल रहा था। ये सब डेट जो दोस्तों ये हमने बताया एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और फायदेमंद होगा। आइए देखते हैं कि भारत में इन लोगों का कैसे, कहाँ पे फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं और सबसे पहले कहाँ करते हैं। तो अगले क्रम में हम देखते हैं दोस्तों कि डचों का भारत पर व्यापार कहाँ से शुरू होता है और सबसे पहले कहाँ पे लोग अधिकार करते हैं। तो आइए उसको हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं जो कि आपको आसान लगेगा। जी दोस्तों, आप इतना जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है तो उसका हम मैप बनाते हैं और
कुछ चीजें यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि उनका सबसे पहला अधिकार कहाँ होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये काठियावाड़ है, काठियावाड़। और ये जो पार्ट होता है ये आपका कोंकण तट है। और जहां से यहाँ तक मालाबार तट है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ये जो है इसको हम मानते हैं उत्तरी सरकार। ये इतना पार्ट इसका आता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और ये बाकी गुजरात में आता है। और ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि जब डच आते हैं, जब भारत में अपना व्यापार शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी जो पहली कोठी बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इनकी जो कोठी इस्टेब्लिश होती है 1605 ईस्वी में वो मसूलीपट्टनम में होती है। और दूसरी जो होती है वो पुलिकट में होती है। पुलिकट में, पुलिकट में ये होती है दोस्तों 1610 ईस्वी में। और पुलिकट है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसको आप तमिलनाडु मान लीजिए, तमिलनाडु। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही बेमलीपट्टम में एक कोठी था, बेमलीपट्टम। यहाँ पे इनकी कोठी स्थापित होती है 1641 ईस्वी में। और अगली जो होती है वो कराईकल में होती है, कराईकल। ये भी तमिलनाडु में। और ये स्थापित होती है 1658 ईस्वी में। और अगली नागपट्टनम में होती है, सॉरी 1645। ये जो कराईकल में होती है दोस्तों ये 1645 में इनकी कोठी स्थापित होती है। और जो नागपट्टनम में होती है, नागपट्टनम में ये होती है 1658 में, 1658। इस तरह से धीरे धीरे भारत के तटों पे इनकी कोठियां स्थापित होने लगती हैं। और जो अगली कोठी स्थापित होती है उड़ीसा के बालासोर में होती है। उड़ीसा के ये बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, ये 1658 में। ये सब एग्जाम में पूछता है दोस्तों। और अगली जो बंगाल में होती है, बंगाल, वो भी 1658 में ही करते हैं। और बंगाल में एक प्रसिद्ध जगह रहती है चिंसुरा। तो जो चिंसुरा में इनकी कोठी बनती है, चिंसुरा में, वो होती है 1653 में। और इसी चिंसुरा में ये लोग एक किला बनाते हैं जिसका
नाम रहता है गुस्ताउस। गुस्ताउस ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो गुस्ताउस किला था चिंसुरा में, उसकी स्थापना कौन से यूरोपियों ने किया था? तो ये डचों ने किया था इस किले की स्थापना। और जो इनका अगला जो होता है, अगली जो कोठी पटना में बनाते हैं, ये ये भी 1658 में ही बनाते हैं। और यहाँ पे गुजरात के सूरत में भी इनकी कोठियाँ मतलब बनती हैं, गुजरात के सूरत में। तो ये होती है 1616 ईस्वी में। और मालाबार तट पे यहाँ कोचीन में देखा जाए तो 1663 ईस्वी में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, कोचीन में डचों की व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई है? 1663 ईस्वी में। 1663। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जब इनका व्यापार भारत में शुरू हुआ, तो भारत में इन्होंने मतलब व्यापार स्थापित करने का क्रम इनका क्या रहा? पहले एक मिनट, तमिलनाडु। तो भारत में इनका जो जब पूर्वी देशों से फिर भारत में इनका जो व्यापार जब शुरू होता है, तो सबसे पहले इनकी पहली जो कोठी होती है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। उसके बाद फिर पुलिकट में होती है 1610 ईस्वी में। उसके बाद फिर कराईकल में स्थापित 1645 में, नागपट्टनम में 1658 में, और बेमलीपट्टनम 1641 में। इसी क्रम में बालासोर में 1658, बंगाल में 1658 और चिंसुरा में 1653। और जो गुस्ताउस किले का निर्माण करते हैं वो डच ही करते हैं चिंसुरा में। और देखा जाए पटना में भी 1658 में ये अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं। गुजरात में 1616 में करते हैं सूरत में, और इसी तरह कोचीन में 1663 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि डचों की भारत में सबसे प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था और किस सन में स्थापित हुआ था? और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोचिन में डचों की जो व्यापारिक केंद्र था किस सन में स्थापित हुआ था? तो ये 1663। इसलिए इस मतलब जो डेट्स हैं इनको आप याद रखिए, जो आपके बहुत काम की चीज है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, फिर अगली बात करेंगे। इसके बाद फिर वही होता है, व्यापार होता रहता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों का फिर आगमन होता है, फिर अंग्रेजों से इनका थोड़ा बहुत संघर्ष होता है, और फिर इनको अंग्रेज विस्थापित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि आखिर जब अंग्रेज आते हैं तो फिर इनका संघर्ष उनसे कैसे होता है, और किस तरह से फिर अंग्रेज अपना यहाँ पैर जमाते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, इन लोगों को यहाँ से भगाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।